अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स, इन तमाम चीज़ों को जो है वो आज की वीडियो में कवर करेंगे और एंड ऑफ द यूनिट जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, जो न्यूमेरिकल्स जो चीज़ें दी हुई हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनसे पेपर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन्हीं एमसीक्यूज में से अगर आएंगे तो आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी इन्हीं जो है वो क्वेश्चन आंसर से आएंगे, और जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आएंगे वो भी इनमें से आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है वो मुश्किल चीज़ें भी इसमें दी हुई हैं। तो तमाम चीज़ें जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है वो समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना है अपने एमसीक्यूज, उसके बाद जो है अपनी दूसरी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके जो सवाल दिए हुए हैं उन्हें एक एक करके ही सॉल्व करेंगे, और तमाम क्वेश्चंस के मैं आंसर भी आपको लिखवा दूंगा, तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिएगा खुद। ठीक है, अपनी यानी कॉपी में लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा। और नोट्स बन गए हैं, नोट्स फिजिक्स के, इस्लामियत के, इंग्लिश के, उर्दू के, इन सब के नोट्स बन गए हैं। तो अगर आपको चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक नोट्स की फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है। ठीक है, और ग्रुप के अंदर ऐड होने की फीस जो है वो हमने पूरे साल की 500 रखी है। तो अगर आपको ऐड होना हो तो कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम जो है आपको क्राइटेरिया बता देंगे। ठीक है, तो चले आ जाए। अच्छा, ग्रुप में जो है वो आपको नोट्स फ्री मिलेंगे। ग्रुप में ऐड होने के बाद नोट्स की फीस पे करनी नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको पढ़ के और इसे जो है वो बताता जाऊंगा। तो देखें, सबसे पहले जो एमसीक्यूज आपको दिया हुआ है वो देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यूज आपको क्या दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस फोर्स प्रोड्यूस। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे पास एक पैरेलल, यानी जो अनलाइक फोर्सेस होती हैं, पैरेलल यानी आपको पता है, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ कि पैरेलल अनलाइक फोर्सेस कैसी होती हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट लग रही हो। अनलाइक यानी एक दूसरे के अपोजिट हो मगर आमने सामने हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो लगती हैं तो क्या चीज़ जो है वो पैदा होती है। यानी अगर ये दोनों फोर्सेस एक बॉडी पर लगें तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, टॉर्क पैदा होगा या कपल पैदा होगा। तो आप कपल में भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि जब आपके पास जो है वो पैरेलल फोर्सेस अनलाइक हो और पैरेलल हो और एक दूसरे के दोनों एंड पर लग रही हो, एक अलग अलग एंड्स पर लग रही हो, तो हमारे पास जो है वो कपल पैदा होता है। और यहाँ पर कहा भी जा रहा है डिफरेंट लाइंस, यानी दो मुख्तलिफ जगहों पर लग रही हैं। तो चलें दूसरा न्यूमेरिक एमसीक्यूज देखते हैं। तो दूसरा एमसीक्यूज जो है आपके पास वो ये है कि हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड डैश वेक्टर्स डैश फोर्सेस। तो देखें, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि हेड टू टेल रूल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हेड टू टेल रूल में कितनी फोर्सेस जो हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, यानी फोर्स के कितने वेक्टर्स होंगे। यानी हमारे पास जो है वो 3 फोर्सेस हैं, क्या हम हेड टू टेल रूल की मदद से 3 फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं या 4 फोर्सेस को। तो कितनी फोर्सेस को हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको उधर बताया था कि हेड टू टेल रूल की मदद से आप जो है वो नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी जितनी भी फोर्सेस आपको दी हुई हो तमाम को ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 फोर्सेस ही ऐड होंगी, जितनी भी फोर्सेस दी हुई हैं। अगर आपको 5 फोर्सेस दी हुई हैं या 10 फोर्सेस दी हुई हैं, यानी 10 फोर्स के वेक्टर दिए हुए, तो उन 10 फोर्स के वेक्टर को आप आराम से ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल से। ठीक है, तो ये आसान प्रोसेस होता है फोर्सेस को ऐड करने का। अच्छा, तीसरे में पूछा जा रहा है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक एन एंगल ऑफ 60, यानी 10 न्यूटन की फोर्स है और 60 का एंगल बना रही है विथ हॉरिजॉन्टल, तो इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। अब ये जो एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप जो है वो क्वेश्चन है। देखिए, आपको यहाँ पर फोर्स दी हुई है 15 न्यूटन की। ठीक है, 15 न्यूटन की फोर्स दी हुई है और एंगल दिया हुआ है आपको 16 का। तो यहाँ पर फिर आपने बताना है कि आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है, कंपोनेंट निकालने के फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूँ और सिखा चुका हूँ। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाए, हम जो है हमारे पास एफ भी पता है और हमें साइन भी पता है, तो उनको पुट करते हैं और निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एफ कितनी है 15, चलें, और साइन है हमारे पास 60, यानी थीटा है हमारे पास 60। तो यहाँ पर ये इस तरह के भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे कि जो न्यूमेरिकल टाइप हो। ठीक है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो साइन 60 होता है हमारे पास स्टूडेंट √3/2।
यानी अगर आप इसको सॉल्व करवाएं तो आपको √3/2 मिलेगा। चलें, या डायरेक्ट भी चाहे तो सॉल्व करा लीजिए कि sin60 को अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व करवाया, sin60 लिखा तो आपको डेसिमल यानी पॉइंट्स में वैल्यू मिल जाएगी, तो वो बनेगा 0.86। तो ये 0.86 √3/2 के ही बराबर होता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 15 मल्टीप्लाई बाय 0.86 तो मेरे पास आया 13 यानी 13। तो इसमें जो सही है हमारे पास वो 13 आएगा, यानी 13 जो है हमें सी दिया हुआ है, तो 13 न्यूटन जो है हमारे पास सही आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको ये करवा दिया। चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो देखते हैं, और नेक्स्ट एमसीक्यू से आपके पास अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज। तो कहा जा रहा है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके पास जो है वो क्या होती है, यानी कौन सी चीज उसके पास मौजूद होती है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तो इक्विलिब्रियम में होती है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो तो इक्विलिब्रियम में होती है, या बोथ ए एंड बी, यानी इसके पास यूनिफॉर्म स्पीड भी हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम ये बात पढ़ चुके थे अच्छी तरीके से इक्विलिब्रियम में कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके पास जीरो एक्सेलरेशन होती है, यानी डी जो है इसका सही है कि उसके पास किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास जो 5 वाला एमसीक्यू है वो करते हैं। अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइट टिल्ट इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कहा जा रहा है कि एक बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी अगर आप उसे हिलाओगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, गिरेगी नहीं जब तक ज्यादा धक्का नहीं दोगे तो। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि उसे जरा सा हिलाया तो उसकी जो आपके पास यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किधर होगी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन आपने इधर जो है वो सिंपल बतानी है। तो मैं आपको बता चुका था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस तरफ होती है हमारे पास, वो हमारे पास जो होती है वो लोएस्ट पोजीशन पर होती है, यानी जमीन के करीब करीब तर होती है जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। तो इस एट, यानी इसमें डी सही है, इस एट लोएस्ट लोएस्ट। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ये अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स देख लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा कि जो है वो इक्विलिब्रियम लिखिएगा और एमएफ इंग्लिश सेंटर वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने तमाम चीज़ें करवा दी हैं पहले ही। ठीक है, तो चले यहाँ 6 देखते हैं। अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी एक बॉडी जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है आफ्टर स्लाइट टिल्ट, उसको जो है वो थोड़ा सा धक्का दिया गया। इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगी, यानी बॉडी जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बिल्कुल जो है वो जरा सा भी धक्का देंगे फौरन गिर जाएगी। तो अगर कोई चीज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने उसे जरा सा भी हिलाया ना तो वो जमीन पे गिर जाती है जाकर। तो जब कोई चीज जमीन पे गिर जाएगी तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर आएगी, बिल्कुल उसके बॉटम में, यानी बिल्कुल उसके सेंटर में जो है वो आएगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास सही है वो होगा इज पोजीशन ऑफ इट्स बॉटम, तो उसकी जो पोजीशन है वो उसके बॉटम की तरफ होगी, बिल्कुल नीचे आ जाएगी, यानी इसका भी हमारे पास डी सही है, इज पोजीशन। तो ये जो इसका सही होगा इज पोजीशन एट बॉटम। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब 7 करते हैं। तो 7 में हमसे कहा जा रहा है कि अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कहा जा रहा है कि अगर बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है जब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी अगर बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, तो हमें पता है कि रिमेन एट सेम हाइट पर ही रहती है, यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो चेंज नहीं होता। तो इसका बी सही है, रिमेन एट सेम हाइट, HEIGHT। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब 8 पे जाते हैं। 8 का देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, बंसन बर्नर इज मेड स्टेबल बाय। अच्छा, बंसन बर्नर क्या होता है मैं बता देता हूँ कि आपने लैब में देखा होगा कि केमिकल को गर्म करने के लिए एक सोर्स लगाया जाता है, यानी जिसमें से आग निकल रही होती है। इस तरह मोमबत्ती की तरह होता है, एक तरह से कहें तो मोमबत्ती की तरह होता है, और उसके नीचे एक स्टेबल करने के लिए उसे ऐसे सपोर्ट दी हुई होती है। ये इस तरह का बना हुआ होता है और इसमें एक मोमबत्ती की तरह जो एक फ्लेम जल रही होती है और एक उसे सपोर्ट दी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह का सिंपल कह लीजिए वो होता है। ठीक है, तो बंसर बर्नर का पूछा जा रहा है कि उसको स्टेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, उसे स्टेबल बनाते हैं, किस तरह से स्टेबल बनाते हैं उसे, किस तरह से बनाया जाता है कि स्टेबल बने। तो उसके इसको इस तरह स्टेबल किया जाता है कि
इंक्रीजिंग इन बेस एरिया, यानी जो उसका नीचे का हिस्सा होता है ना उसको बड़ा बना दिया जाता है ताकि ज़्यादा ज़मीन से कांटेक्ट में रहे और गिरे नहीं, क्योंकि जितना छोटा नीचे का हिस्सा होगा आपको पता है कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो उसकी यानी उसके गिरने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो उसका क्या करते हैं हम, उसके जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीजिंग इट्स बेस, बेस यानी जो नीचे का हिस्सा होता है, एरिया। ठीक है, अच्छा 9 पे मूव करते हैं, क्या कह रहे हैं, अ टाइट रॉप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल टू, यानी कहा जा रहा है कि एक रस्सी पे चलने वाला इंसान है। आपने देखा होगा अक्सर टीवी में कि एक इंसान रस्सी पे चल रहा है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं चलता, वो अपने हाथ में जो है वो लंबी लंबी सी जो है वो पोल ले लेता है, लंबा सा पोल ले लेता है ताकि गिरे नहीं। अच्छा, वो क्यों पोल लेता है, उसको क्या जरूरत पड़ती है कि इतना लंबा पोल जो है वो अपने हाथ में ले, तो उसकी वजह ये होती है कि लोअर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो रहे, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी करीब करीब रहे रस्सी के, ज्यादा दूर ना जाए, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो वो बीच वाला पॉइंट है जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वो आगे पीछे शिफ्ट होगा तो इंसान गिर जाएगा। लोअर इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप जो है वो स्टेबिलिटी वाला टॉपिक देख लीजिएगा, एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, आपको ये पूरी चीज उधर समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कराना है और समझाना भी है, तो समझा भी रहा हूँ और करा भी रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने किया हुआ उनका रिवीजन हो रहा है, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो जो है टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि मैं करा क्या रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आखिरी में कहा जा रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इज इंक्रीज बाय, यानी रेसिंग कार को जो है वो आपको पता है स्टेबल बनाना होता है ताकि वो जरा से मोड़ काटते हुए फौरन पलट ना जाए, अगर स्टेबल नहीं होगी तो पलट जाएगी। तो उसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाई जाती है, यानी उसको अच्छा स्टेबल किस तरह बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका था जब हम पढ़ रहे थे कि लोवरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जो नीचे का हिस्सा होता है वो जो है वो बड़ा बनाया जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर रहे, यानी नीचे की तरफ रहे। तो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए LOWERING, लोवरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी को जो है वो सेंटर जो है नीचे की तरफ रखा जाता है। ठीक है, तो ग्रेविटी इधर लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, अब हम जो है वो न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। तो चले आए क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये ग्रेविटी लिखा था मैंने, थोड़ा सा इधर की तरफ चला गया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। चले अब आगे मूव करते हैं और उसको देखते हैं कि आगे हमें क्या दिया जा रहा है। चलें आगे की तरफ करते हैं। तो अब जो है हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स हर में आपको मिल जाएंगे। यानी टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चंस हैं, तो 9 क्वेश्चंस में एक में जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जा रहा होगा और एक जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा थ्योरेटिकल। तो तीन, तो हमें दोनों के जवाब देने में दोनों चीज आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। तो चले आज देखते हैं कैसे करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास वो क्या है, यानी किस टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन, फोर्सेस ऑन बॉडीज, यानी जो बॉडी पे फोर्सेस लग रही होती हैं उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको जो है वो पढ़ देता हूं। देखें बराबर में मैंने क्वेश्चन जो लगाया है ना वो इसीलिए लगाया है ताकि आप समझते रहें कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन 1A पूरी बुक में एक ही है जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, तो ये नंबर लिख दिया, मुझे क्वेश्चन लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। आपके सामने बराबर में क्वेश्चन जो है वो पूरा पेज चल रहा है, तो आप उधर से देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका क्या करूंगा, आंसर लिखवाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, डिफाइन, थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डिफाइन लाइक, और इसकी तरह आगे भी लिखा हुआ है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। तो हमें ये क्वेश्चन का जो आंसर देना है, तो चले आए इसका आंसर जो है वो देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। देखें इस टॉपिक को डिटेल में, देखें मैं आपको पहले बता रहा हूं कि मैं तमाम टॉपिक डिटेल में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वहाँ यहाँ शायद आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से समझा दूंगा कि अगर आपने देखे नहीं है तो आपको समझ में आ जाए, और अगर देख लिए हैं तो रिवीजन हो जाए और अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि तालीम में जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा बार बार देखेंगे सुनेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने डिफाइन करना था कि आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो चलता हुआ नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या था, डिफाइन लाइक फोर्सेस। तो लाइक फोर्सेस का क्या है, लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस।
तो इसका जवाब हमारे पास क्या है? द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो कि एक ही डायरेक्शन में लग रही हों और एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक है, वो फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में लग रही हों, अब देखें दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ना, और एक दूसरे के पैरेलल हैं और लाइक हैं, तो इन्हें जो है वो लाइक कहा जाएगा, यानी एक जैसी। ठीक है, एक जैसी फोर्सेस कहा जाएगा इन्हें। ठीक है, अच्छा अब अनलाइक फोर्सेस देखते हैं और पैरेलल देखते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो वो फोर्सेस जो कि सेम तो हों लेकिन अनलाइक हो। अनलाइक कैसे? कि एक जो है वो सामने से लग रही हो, एक नीचे से लग रही हो, तो ये जो है आपके पास अनलाइक फोर्सेस हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अच्छा, एक दूसरे के यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ भी है अपोजिट डायरेक्शन। ये देख लेना, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको कहते हैं डायरेक्शन में अपोजिट होना। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल हो गया और डिटेल में मैंने आपको गाइड कर दिया और डिटेल में समझा दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 से मुराद मेरा ये है कि 1B पर। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट शुरू नहीं करवाऊंगा, पहले 1 के जो है वो तमाम पार्ट्स करवाऊंगा। तो 1B क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 1B क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो आपको पता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है मैं फुल डिटेल में कराता हूँ। ठीक है, ताकि बच्चे को न्यूमेरिकल समझ में आ जाए तो टॉपिक खुद ही समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी एक पेयर है आपको। अच्छा, पेयर जब बोला जाता है तो कितनी क्वांटिटी होती है? आपके सीधा जो है वो दिमाग में आएगा, पेयर का मतलब 2 होता है। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पर नंबर नहीं बोले गए हैं कि सर 2 फोर्सेस आपने कैसे ले ली, पेयर बोला गया है। पेयर कहते हैं ना, ये चिड़िया, ये जो है वो चिड़िया का पेयर है, या ये जो है वो कबूतर का पेयर है। तो पेयर से मुराद क्या? उसमें 3 कबूतर होंगे या 4, बल्कि पेयर है तो 2 कबूतर ना। कहते हैं ना कि ये जूतों का पेयर है। तो जब भी आप जूते लेने जाते हैं पेयर में खरीदते हैं ना, तो पेयर में कितने आते हैं? 3, 4 या 5 या 2 आते हैं। ठीक है, तो बस समझ गए होंगे, दोबारा कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिवन डेटा, तो पेयर है, तो पेयर में कितनी फोर्सेस है? F1 है, एक फोर्स F1 है जो कि 15 न्यूटन की है। ईच आर एक्टिंग, यानी दोनों जो पेयर की दोनों जो फोर्सेस है ना वो 15 न्यूटन की है, क्योंकि आपको पता है लाइक फोर्सेस है और पैरेलल है। लाइक का मतलब एक जैसी। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि फाइंड देयर रिजल्टेंट, या पूरा एमसीक्यू को एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी एक दोनों फोर्सेस बॉडी पर लग रही हैं और दोनों लाइक है, पैरेलल है, यानी एक साथ लग रही हैं। फाइंड देयर रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट पता करना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा? हमें जो है वो एफ आर चाहिए। एफ आर क्या है? रिजल्टेंट। तो यहाँ लिख देते हैं टू फाइंड यानी हमने क्या ढूंढना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं। तो देखें, जब भी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी हो ना लाइक में, जब भी आपको ये जो लाइक फोर्सेस है इसमें रिजल्टेंट निकालनी हो, तो क्या करें? पहली फोर्स को दूसरे में ऐड कर दें, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? लाइक फोर्सेस में, लाइक पैरेलल फोर्सेस में रिजल्टेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है आपके पास? F1 प्लस F2। अच्छा, इसी तरह से अगर F1, F2, F3, F4 जितनी भी फोर्सेस हो तमाम को ऐड कर दीजिए, आपके पास जो है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस निकल आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये लाइक हैं, एक ही साथ एक ही जगह पे लग रही होती हैं। ठीक है, तो 15 प्लस 15 द आंसर इज 30। ठीक है, फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि जब भी कहा जाए कि आपके पास जो फोर्सेस हैं वो लाइक हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने उनको सिंपल ऐड कर देना है, टोटल फोर्स आ जाएगी या रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। रिजल्टेंट का मतलब टोटल ही होता है। ठीक है, नतीजा, टोटल नतीजा क्या बना। अच्छा, 1C करते हैं, इधर जगह आएगी। तो 1C भी इसी तरह का है, लेकिन वहां पर अनलाइक फोर्सेस हैं। अब उसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, यानी एक जो है वो F1 है और वो 10 न्यूटन की है, और F2 जो है ये भी आपके पास 10 न्यूटन की है, पर नेगेटिव में है। नेगेटिव में क्यों ली? अनलाइक है, एक इस तरफ लग रही होगी तो दूसरी उसके मुखालिफ सिमत में लग रही होगी। ठीक है, अनलाइक इसे कहते हैं। तो दूसरी फोर्स नेगेटिव में क्यों ली? क्योंकि अनलाइक है, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में लग रही होगी। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस 10 न्यूटन की हैं, दोनों जो है वो सेम लाइन पे लग रही है, यानी एक ही जगह पर लग रही है, इसी पॉइंट पर दोनों सेम लग रही हैं, यानी एक लाइन है उसी पे दोनों लग रही हैं। ठीक है, अच्छा पॉइंट नहीं बताया कि सेम पॉइंट पे लग रही है नहीं, लेकिन हम कंसीडर करते हैं सेम पॉइंट पे ही लग रही होंगी।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आपने क्या बताना है, टू फाइंड क्या करना है, आपने यहाँ पर भी एफ आर बताना है। अच्छा, इसमें भी तरीका वही है, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, सोल्यूशन एफ आर। ठीक है, बस आपने कुछ नहीं करना, आपने जो है वो F1 प्लस F2 ही लिखना है। तो जो F1 है वो लिख दीजिए, F1 क्या है 10 न्यूटन। अच्छा, F2 क्या है -10 न्यूटन। ठीक है, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया। अच्छा, और ये हो गया 0 न्यूटन। तो ये इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इसकी 0 न्यूटन फोर्स क्यों है। देखिए, आप एक काम करें, इसकी एक जो है ना प्रैक्टिकल जो है खुद ही चेक कर लें, प्रैक्टिकल करके पेन बीच में रखें, यहाँ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाएं, यहाँ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाएं। बॉडी मूव कर रही है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, नहीं मूव कर रही रेस्ट में। क्यों, क्योंकि सेम फोर्सेस जो है वो अपोजिट एक दूसरे के अनलाइक लग रही हैं। ये देखें, ये इसके और ये इसके मुखालिफ लग रही है, नहीं मूव कर रही। अब ये दोनों फोर्सेस में इधर से लगाऊं, अब मूव कर रही है। देखें, ये दोनों फोर्सेस में इस तरफ लगाऊं, अब मोशन हो रहा है। ठीक है, यानी ये लाइक है। तो जब भी यहाँ पर 0 आया, दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2A है वो करते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 2A में कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब द हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस, यानी हेड टू टेल रूल की मदद से फोर्सेस को किस तरह ऐड करेंगे ये बताना है। कि आपके पास बहुत सारी फोर्सेस हैं, एक जो है वो एक मतलब एक बॉल है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक इस तरफ लग रही है, और एक इस तरफ लग रही है, एक इस तरफ। तो टोटल फोर्स कितनी लग रही है बॉल पे, किस तरह पता लगाएंगे, हेड टू टेल रूल की मदद से पता लगाएंगे। तो चले आ जाएं, इस सवाल को जो है मैं बता देता हूं, और इसका आंसर भी जो है आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो आप जो है इसे उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप जो है वो इसे समझ सकें। देखिए, पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद जो है वो आपको लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ऐसा ना हो कि रट्टा हो जाए, सब रट्टा हो जाएगा और कुछ समझ ना आए। ठीक है, तो चलें ऐसे करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, हेड टू टेल रूल में हमारे पास 4 स्टेप हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको जब ये टॉपिक कराया था समझाया था। तो अगर आपने टॉपिक नहीं समझा है तो हेड टू टेल रूल लिखिएगा, MF इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो चले आए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फिगर बिलो शो हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी जो नीचे फिगर दिया हुआ है आपको, उसमें आप हेड टू टेल रूल को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 में कहा जा रहा है कि चूज अ सुटेबल स्केल, यानी आपने क्या करना है, एक जो है वो सुटेबल स्केल बनाना है। अब स्केल किस तरह से बनेगा वो मैं न्यूमेरिकल में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ स्टेप पढ़ देता हूँ, न्यूमेरिकल में ये तमाम स्टेप लगाकर वेक्टर्स को आपस में ऐड करके दिखा दूंगा। ठीक है, ड्रॉ ऑल द फोर्स वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्केल वेक्टर्स ए एंड बी इन दिस केस। ठीक है, तो जो भी आपको फोर्सेस दी हुई होंगी उनको जो है वो स्केल के मुताबिक ड्रॉ करना होगा, जैसे कि आपको यहाँ ए और बी ड्रॉ करके दिखाई हुई है, बना के दिखाई हुई है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में कहा जा रहा है कि नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर एंड ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर इन सच अ वे दैट इट्स टेल coincides with head of the previous. If number of vectors in is more than 2, then continue the process till last vector is reached. तो इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी आपको वेक्टर दिए हुए हैं उन तमाम वेक्टर के साथ आपने क्या करना है कि एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ देना है। और इसी तरह से अगर तीसरा वेक्टर है तो वही सेम काम करना है कि तीसरे वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड के साथ जोड़ देना है। जब तक आखिरी वेक्टर ना बचे यही काम करते रहना है, और यही काम अभी हम न्यूमेरिकल में सेम करूंगा, मैं आपको चारों स्टेप फॉलो करके दिखाऊंगा। यूज अ स्ट्रेट लाइन विथ एरो pointed towards last vector to join the tail of first vector with the head of last vector. This is the resultant force. तो अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करना है कि आपने ये 3 वेक्टर्स को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, तीसरे स्टेप के मुताबिक। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए ये करना होगा कि जो आपके पास रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो पहले वाले वेक्टर के साथ उसका टेल जोड़ देंगे और आखिरी वाले वेक्टर के साथ उसका हेड जोड़ देंगे, तो ये आपका जो है रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साफ बनाता हूँ, इस तरह आप जोड़ देंगे तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। अब इसी चीज़ को जो है ना वो न्यूमेरिकल में करते हैं। जाए, ठीक है, न्यूमेरिकल में यही चीज़ दी हुई है, सेम यही चीज़ है, उसको करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो है वो बात बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या बयान की जा रही है। तो चले आप उसको जो है वो हम करते हैं और देखते हैं वो कैसे होगा। तो ये जो है हमारा कौन सा सवाल होगा, 2B होगा ये। ठीक है, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन 2B होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कहा जा रहा है कि 3 फोर्सेस हैं। सबसे पहले गिवन डेटा बनाते हैं। ठीक है, गिवन डेटा तो कहा जा रहा है कि 3 फोर्सेस हैं, एक 12 न्यूटन की है,
सबसे पहली फोर्स जो है वो F1 वो 12 न्यूटन की है। अच्छा, आपने यहाँ पे डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है, और वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, वो एक्स एक्सिस में है। जो 12 न्यूटन की फोर्स है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। और जो 8 न्यूटन की फोर्स है, यानी जो फोर्स 2 है वो 8 न्यूटन की है और एंगल बना रही है, क्या एंगल बना रही है, 45 का। तो ये जो एंगल बन रहा है इसका जो है आपने ख्याल रखना है, इस एंगल को देखना है आपने। ठीक है, तो 45 का जो है वो एंगल बना रही है ये। तो ये जो है अब हम लिख लेते हैं 45 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये 45 का एंगल बना रहा है, एंगल को अलग से शामिल नहीं करना। ठीक है, ये एंगल बना रहा है 45 का ये फोर्स। अच्छा, अब जो आपको तीसरी फोर्स दी हुई है ना F3, वो जो है आपके पास 8 न्यूटन की है, और वो है वाई एक्सिस में, यानी वो वाई एक्सिस में बनेगी फोर्स। अच्छा, अब सबसे पहले स्टेप क्या कहा था, एक स्केल चूज करो। तो स्केल चूज करने से मुराद ये नहीं था कि ये वाला स्केल चूज करो, स्केल चूज करने से मुराद ये था कि यहाँ पर एक स्केल ड्रॉ करो। ठीक है, और आप ये बताओ कि कितने न्यूटन फोर्स को कितने सेंटीमीटर पे रखोगे। अब देखें, मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक स्केल चूज कर लिया मैंने। अब हमने क्या करना है, सेंटीमीटर को शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपना ये जो हिस्सा होगा ना सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और ऊपर जो होगा वो न्यूटन होगा, यानी ऊपर जो है वो फोर्स को डिनोट करेंगे। तो ये हम स्केल बना रहे हैं सेंटीमीटर और फोर्स के दरमियान। तो ये ग्राफिकल मेथड कहलाता है, इस तरह से वेक्टर को पता करना। ठीक है, रिजल्टेंट पता करना। तो ये हो गया हमारे पास 2 न्यूटन। तो हर एक सेंटीमीटर के बढ़ने से 2 न्यूटन फोर्स बढ़ेगी। 2 न्यूटन, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के बढ़ने से 2 न्यूटन फोर्स बढ़ रही है। तो अब जो है हम किस तरह से पता लगाएंगे ये देखते हैं। ठीक है, पहला काम हो गया, स्केल बना लिया कि सेंटीमीटर नीचे लिख दिया, ऊपर 2 न्यूटन लिख दिया हमने। ठीक है, हर 1 सेंटीमीटर के बढ़ने से 2 न्यूटन फोर्स बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये मैं डिटेल में आपको पहले भी समझा चुका हूँ इसके लेक्चर में। अच्छा, ये 18 है। ठीक है, इसको थोड़ा बेहतर कर लीजिए। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में कहा था कि जो वेक्टर दिए हुए हैं उनको बनाएं। तो हमारे को जो है वो कितना वेक्टर दिया हुआ है, इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये याद रखिएगा। हमें जो है वो वेक्टर क्या दिया हुआ है, सबसे पहला वेक्टर दिया हुआ है हमें जो है वो 12 न्यूटन का दिया हुआ है। और कितने मीटर का है, 12 न्यूटन का जो है वो वेक्टर है। अगर इस 12 न्यूटन के वेक्टर को देखें, ये सेंटीमीटर में कितना बनता है, 6 सेंटीमीटर। देखें 12 न्यूटन का वेक्टर है ना, ये आ रहा है 12 सेंटीमीटर में बन रहा है 6 सेंटीमीटर का। तो हम अपने स्केल को देख लेते हैं और 6 सेंटीमीटर का जो है वो वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो यह हमारा 6 सेंटीमीटर का वेक्टर आ जाएगा। ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर का वेक्टर। ठीक है, ये अगर देखें तो ये 12 न्यूटन का होगा, और अगर मीटर में देखें तो ये 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा वेक्टर है 8 न्यूटन का। तो 8 न्यूटन का वेक्टर कितना, 8 न्यूटन का वेक्टर जो है वो आपके पास कितने सेंटीमीटर का बन रहा है, 4 सेंटीमीटर का। तो स्केल में देखें 4 सेंटीमीटर ये रहा मेरे पास। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्केल ब्लर आ रहा होगा क्योंकि स्केल में खुद भी चीज़ें जो है मिट चुकी हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ बनाता जाता हूँ। तो ये आ गया आपके पास 8 न्यूटन का वेक्टर। अच्छा, ये जो था ना वो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 40 के एंगल पे बनना था ना, तो एंगल भी बना देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा। तो ये इस तरह बनेगा, इसको रख के बनाना पड़ेगा। इसको हम यहाँ रख लेते हैं। बिल्कुल 8 न्यूटन का बनाना है। ठीक है, ये मैंने 8 न्यूटन, बिल्कुल 8 न्यूटन का बनेगा 4 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया हमारे पास 8 न्यूटन, और मीटर में कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अगला वेक्टर कितना था आपके पास, अगला वेक्टर सेम इसी साइज का था, तो इसको भी वही बनाएंगे। अच्छा, वो वाई एक्सिस में था। ठीक है, वो किस में था, वाई एक्सिस में था। तो देखें 0 से लेकर 4 पर जाना है, 0 से लेकर हमें 6 पर जाना है, क्योंकि वो यहाँ देखें 0 से लेकर 6 पे जाऊंगा मैं। ठीक है, 0 से लेकर 6 पर। तो 0 से लेकर 6 पर मैंने ये बना दिया। ये हो गया मेरे पास 12 न्यूटन का
वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है ना आपको, वर्टिकल बना है वाई एक्सिस, ये कितना है 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगला काम क्या करना था, इसे जो है वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था थर्ड स्टेप में, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे पास ये था ना कि इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, तो आपने ये बना लिए हैं, अब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हमारा अगला काम है, ताकि हम जो है वो शो कर सकें कि कौन सा वेक्टर कितना है, और ग्राफ में रिप्रेजेंट भी करना है। और थर्ड स्टेप में ये भी कहा था कि इन सबको जो है आपस में जोड़ दो, यानी एक की हेड को दूसरे की टेल के साथ जोड़ दो, ठीक है। चलें, तो दो चीज़ें आपने इसमें पता करनी है, एक तो आपने इसमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ आर पता करना है, ठीक है, एफ आर पता करना है, और दूसरा जो है इसमें आपने जो है वो रिजल्टेंट पता करना है, इसमें जो है डायरेक्ट, एक तो एफ आर पता करना है और डायरेक्शन पता करनी है कि डायरेक्शन क्या है इस वेक्टर की। चलें, अब जो है वो ग्राफ बनाते हैं, तो सिंपल बस ये मैं एक ही एक्सेस बनाऊंगा क्योंकि ये एक ही एक्सेस पे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अब ये जो हमने बनाया है ना, इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे को कितने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर ये आ गई हमारी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर आ गई, ये एक वेक्टर आ गया मेरा। अच्छा, दूसरा वेक्टर अब 45 का था ना, 45 कैसे बनता है, ऐसे बनता है ग्राफ में, ठीक है। 45 का एंगल ऐसे बनता है, और कितने का बनाना है, 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का बना दिया मैंने। अच्छा, तीसरा जो था वो वाई एक्सिस पे था, और कितना था 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर का बना देते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है। अच्छा, देखें मैंने एक की हेड को दूसरे की टेल के साथ जोड़ा है, एक की हेड को दूसरे की टेल के साथ जोड़ा है। रिजल्टेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले वाले की हेड कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, ओरिजिन पर, ठीक है, ये थी यहाँ। अच्छा, अब जो आया है वो रिजल्टेंट आया, और इसको नाप लीजिए, जितना ये आएगा उतना ही आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये आ रहा है आपके पास टोटल 11, कितना आ रहा है आपके पास 11, ठीक है। हाँ, तो ये आ रहा है आपके पास बिल्कुल 11 आ रहा है। तो रिजल्टेंट जो आया आपके पास 11 सेंटीमीटर का आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो आ रही है वो आपके पास 11 सेंटीमीटर की आ रही है, लेकिन हमें तो न्यूटन में चाहिए ना। तो 2 का स्केल बनाया ना, तो 2 मल्टीप्लाई करा दीजिए इसके साथ, 11 के साथ। तो आपके पास जो फोर्स आ रही है वो आ रही है, ये थोड़ा सा रिमूव हो गया, आपके पास जो फोर्स आ रही है वो 22 न्यूटन की आ रही है, 22 न्यूटन की फोर्स आ रही है। और एंगल कितना आ रहा है, इसका एंगल भी देख लेते हैं। तो इसका एंगल जो है हमारे पास 40 से कम ही बन रहा है, तो इसका एंगल हमारे पास 38 बन रहा है। अच्छा, एंगल जो है वो अंदाज़तन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 38 बन रहा है, 38.72 बन रहा है, ठीक है। तो देख लिया किस तरह से हमने हेड टू टेल रूल, ये चौथा स्टेप यही था ना कि पहले वाले वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की जो है वो टेल को जोड़ दो, और आखिरी वाले वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को जोड़ दो। तो फिर उसको नाप लेना, जितना आएगा वो सेंटीमीटर होगा, फिर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि चूज एन स्केल, जो हमने स्केल चूज किया था वो 2 मीटर में 2 न्यूटन पे किया था, ठीक है। तो ये हमने पता कर लिया, थोड़ा सा ये थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आगे थोड़ा सा आगे जो है वो तमाम सिंपल ही होंगे। चलें, अब जो है अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि 3 है। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि हाउ अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। देखिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट समझाना पड़ेगा सबसे पहले, लेकिन पहले ये कह दूं कि डिटेल में पहले ही समझा चुका हूं। तो आप ये लिख दीजिएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एमएफ इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी। देखें, ये हमारे पास फोर्स है, उसको, इस फोर्स को इसके एक्स एक्सिस में तोड़ देना, इसके वाई एक्सिस में तोड़ देना, और इसका जो एक्स एक्सिस बन रहा है इसमें तोड़ देना, इसे जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहा जाता है। ये जो है हमारे पास ये एफ फोर्स है, तो ये इस फोर्स का एक्स एक्सिस हो गया, यानी एक्स एक्सिस में कितनी फोर्स है, वाई एक्सिस में कितनी फोर्स है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। चलें, तो आ जाए अब इसका जो है वो आंसर देखते हैं कि कैसे जो है हम इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसे जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर भी कहा जाता है। रेजोल्यूशन का मतलब कि उसको जो है उसके कंपोनेंट में तोड़ना, और तोड़ते क्यों हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए कि एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्स है और वाई एक्सिस पे कितनी फोर्स है। तो यहाँ पर देखें, जब भी आपको लिखा हुआ है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ, तो इसका मतलब ये कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मीन तोड़ना, ऑफ अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ देना और उसके कंपोनेंट एक्स और वाई पता लगा लेना, ये हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर होता है।
और उसके आगे फिर आपको तमाम जो है वो डेरिवेशन दिखाई हुई है, जो कि मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ, और ये किस तरह होती है यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखें फिगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तमाम चीजें आपको दी हुई हैं। तो यही जो है आपने क्या करना है, यही जो है आपने लिखना है अपनी कॉपी में। और अगर ये लेक्चर आप देखना चाहें तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर्स लिखिएगा, एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ये सवाल मैं वहां पर पूरा डिटेल में करा चुका हूँ। अगर ये अभी मैं यहाँ पे कराऊंगा तो आधा घंटा इसमें चला जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कैसे तोड़ते हैं वेक्टर्स को। देखिए सबसे पहले इधर करते क्या है कि एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। ग्राफ में सिर्फ एक एक्सिस ले लीजिए, एक फोर्स है। अब इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे कि देखें कि हमारे पास वाई एक्सिस में कितनी फोर्स है, वाई एक्सिस में कितनी फोर्स है, ठीक है। वाई एक्सिस में ये एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होगा ये एक्स एक्सिस वाला, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, ये जो है ये वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई, और ये दोनों जो है मिलकर ये फोर्स बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी डेरिवेशन लिखी हुई है और पहले भी समझा चुका हूँ। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर्स लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिख दीजिएगा, पूरी वीडियो इन डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलें अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इसका आसान है, तो न्यूमेरिकल में हमने यहाँ लिखना होगा 3b, ठीक है। अच्छा नोट्स ये जो मैं चीज़ आपको लिख के दिखा रहा हूँ ना, ये तमाम चीज़ें मैंने नोट्स में पहले ही इंक्लूड कर दी हैं, तो वो अगर आपने नहीं लिए तो ले लीजिएगा। अच्छा तो एक पूछा जा रहा है कि अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर। लॉन मूवर क्या होता है, यानी आपने देखा होगा कि घास काटने वाली मशीनें देखी है ना, कोई गाड़ी चला के घास काट रहा होता है, कोई मशीन चला के घास काट रहा होता है, तो वो उसको लॉन मूवर कहा जाता है। तो एक जो है वो गार्डनर यानी गार्डन की देखभाल करने वाला है, वो चला रहा है लॉन मूवर, एक गाड़ी है जो कि घास काटती है, वो चला रहा है। तो वो फोर्स कितनी लगा रहा है, देखें यहाँ पे गिवन डेटा लिखें। तो वो फोर्स कितनी लगा रहा है उस, यानी वो जो गाड़ी है उससे कितनी फोर्स लग रही है, 80 न्यूटन की। और एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है 40 का। अच्छा इसमें अलग अलग लेंगे, ठीक है, साथ में लीजिएगा। तो फिर आगे पूछा जा रहा है कि दैट मेक एन एंगल ऑफ 40 विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 40 का एंगल बन रहा है। अच्छा तो इसमें आपसे दो चीजें बोल रहा है, वो बता दो मुझे, ठीक है। टू फाइंड, दो चीजें बता दें उन्हें, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आप जो है वो फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, यानी उसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई क्या होगा, मैंने बताया था ना वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये, और एफ एक्स क्या होगा ये बता दीजिए। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल से हो जाएगा। सबसे पहले बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम वाई कंपोनेंट पता करने का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वाई कंपोनेंट पता करने का फॉर्मूला है एफ साइन थीटा, एक्स कंपोनेंट पता करने का फॉर्मूला है एफ कॉस थीटा, ठीक है। एफ वाई साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। चलें अब आपको तमाम चीज़ें पता हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। एफ क्या है 80, अच्छा साइन ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन मैं ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। 80 साइन हो गया और ये हो रहा है मल्टीप्लाई 40। अच्छा भाई 80 ये एसिड लिखे रहने देता है। साइन 40 कितने के बराबर होता है, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। तो साइन 40 आपके पास होता है 0.64, 0.64, ठीक है। अब इनको आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 80 मल्टीप्लाई 0.64, द आंसर इज 51.2, ठीक है। 51.2 ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा अब निकालना है y कंपोनेंट, ठीक है। ये हमने y कंपोनेंट निकाल लिया, अब x कंपोनेंट निकालना है। 51.2 आपके पास ये आ गया। चलें तो f क्या है, वही 80 cos 40, तो cos 40 कितना होता है, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। cos 40 आपके पास होता है 0.79। अच्छा तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.76 है, ये 9 नहीं है 6 है, ठीक है। तो इसको जो है आपस में सॉल्व करा दीजिए, फिर आपको जो है इसकी वैल्यू
आ जाएगी। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व कराते हैं। तो हमारे पास है 80 मल्टीप्लाई बाय 0.76, ये हो गया हमारे पास 61। ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है वो करीब करीब 61 आ रहा है। ठीक है, 61। अच्छा देखें, यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब आप cos 40 ले रहे हो ना, तो cos 40 में जो है ना 66 भी ले लीजिएगा आखिर में, ताकि आपका 61 बन जाए। ठीक है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.766, तो ये 61 आपका बन जाएगा और 28 भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो है वो हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल यानी जो है वो जो वाई एक्सिस पे बन रहा हो। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो आई होप कुछ मसला नहीं हुआ होगा समझने में, तमाम चीज़ें डिटेल में समझा दी। चलें, अब अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो गया, वो करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4A का सवाल देखें क्या है आपके पास। 4A, क्वेश्चन नंबर 4A का सवाल देखें क्या है आपके पास। 4A सवाल है, हाउ कैन यू डिटरमिन अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसे कहा जाता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाला ना, जो पीछे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाले थे ना, उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ये अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या आ गए। एक चीज के फिजिक्स में दो नाम चलते रहते हैं, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ही कहा जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि किस तरीके से जो है आप फोर्स पता लगा सकते हैं अगर आपको जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दे दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये दे दिया और ये दे दिया, और कहा कि आपको ये पता लगाना है एफ, तो कैसे पता लगाएंगे। तो फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, पूरी इसकी डेरिवेशन है जो कि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है इसे एक और, यानी ये जो हमारे पास सवाल है इसको किस तरह कहा जाता है, डेरिवेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर, यानी इसे जो है वो कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से जो है वो फोर्स पता लगा लेना, यानी जो मेन फोर्स है उसे पता लगा लेना, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसे पता लगा लेना, इसे जो है वो कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर कहा जाता है। फिर वही बात कहूंगा कि अगर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिखिएगा कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर, पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत डिटेल में जाकर बेहतरीन तरीके से समझाया है और बहुत अच्छा व्यू आया, रिव्यू आया बच्चों का अब तक उस वीडियो पे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, दिस इज अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन, यानी जो प्रोसेस पढ़ा था ना रेजोल्यूशन में भी, यानी जो थोड़ी देर पहले प्रोसेस पढ़ा, जो पिछला सवाल पढ़ा, उसका ये उलट होता है। कहा जा रहा है कि इफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर नोन देन द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द फोर्स इटसेल्फ फ्रॉम द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो देखिए कहा जा रहा है कि अगर आपको एफ एक्स पता है, जैसे कि 5 न्यूटन ले लीजिए, और एफ वाई पता है जो कि 10 न्यूटन ले लीजिए, अलग अलग हो सकता है, कोई मसला नहीं है, तो आप जो है ना इन दोनों की मदद से एफ पता लगा सकते हैं। अब कैसे, डेरिवेशन आपको जो है वो बराबर में इसकी बताई भी है, डेरिवेशन आपको मैंने इसके डेरिवेशन भी इसकी आपको दे दी है, तो वो आप देख सकते हैं। अब डेरिवेशन देखें स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर पूरी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा जो है वो 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो डेरिवेशन जो है मैंने पूरी की पूरी उस वीडियो में समझाई है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा और इस सवाल को उतार लीजिएगा। तो डेरिवेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर, तो जब आप ये पूरा सॉल्व कर लेंगे इस सवाल को, तो आपके पास जो है ये आ जाएगा, ये जो फॉर्मूला आ जाएगा, क्या फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो इसकी मदद से आप जो है वो एफ फोर्स निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ये सवाल मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो दे दिया है, डेरिवेशन मैंने उसमें करवा दी है वीडियो में, तो वो आप देखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी करवा रहा हूँ वहाँ भी करवाया है तो डबल हो जाएगा ना, तो इससे अच्छा आप वो देख लीजिएगा ना वीडियो, ताकि फिर मैं न्यूमेरिकल यहाँ करवाऊँ। बेसिक तो यहाँ मैंने न्यूमेरिकल ही करवाने हैं, तो चले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और आपको मैंने फिर ये इसका आंसर भी नीचे जो है वो शो कर दिया है, तो आप वो भी उतार लीजिएगा। ठीक है, तो मेरी जो है वो यही जो है बेसिक चीज़ ये है कि बेसिक मेरा इस तरफ ध्यान है कि आपको मुश्किल ना हो करने में। ठीक है, तो एफ बी, अब हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो गिवन डेटा देखते हैं, गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है हमें, तो पढ़ देता हूँ पहले न्यूमेरिकल है क्या, फिर करते हैं सॉल्व।
तो कहा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स क्या है ये आपको दिए हुए हैं। अच्छा, रिस्पेक्टली का जब भी लफ्ज आए ना तो इसका मतलब ये है कि जो चीज पहले दी हुई है उसके साथ दूसरी जो चीज आखिर में दी हुई है वो भी पहले ही ली जाएगी। मतलब जब भी रिस्पेक्टली का वक्त आ, रिस्पेक्टली का जो वर्ड है ये आ जाए ना, तो जो चीज आपको पहले दी हुई है ना उसको ही आप जो बाद में चीज दी हुई है साथ उसके साथ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बोला जा रहा है ना और 4 न्यूटन दिया हुआ है, तो यानी रिस्पेक्टली के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये जो 4 न्यूटन है ना ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैसे शो करेंगे, एफ एक्स 4 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट को कैसे शो करेंगे, एफ वाई 3 न्यूटन। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि ये 4 जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या वर्टिकल? देखिए रिस्पेक्टली का वक्त बोला, वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया था। रिस्पेक्टली का मतलब ये होता है कि हॉरिजॉन्टल जो पहले हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है और जो नीचे पहली जो चीज दी हुई होगी वो उसके साथ ही ली जाएगी। तो स्टूडेंट आपको कंपोनेंट मिल गए। दो चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी है, टू फाइंड, 2 चीज़ें बतानी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ बतानी है कि एफ आर क्या है, या जिसे सिर्फ एफ भी कह सकते हैं या एफ आर कह लीजिए, कोई मसला नहीं है। और थीटा बताना है। अच्छा, इसमें थीटा पता लगाने का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। और डेरिवेशन जो कराई थी ना उसमें ये फॉर्मूला भी ड्राइव करवाया था। तो सोल्यूशन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू, या एफ आर लिख लीजिए रिजल्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है ना वो इससे ये फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी मैंने उसमें बता दिया था वीडियो में। तो ये आपके पास हो गया, एफ एक्स क्या है आपके पास, 4 न्यूटन। तो यही वजह होती है कि वीडियो बना के अपलोड कर दी जाती है ताकि जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वो देख लें, और जिन्होंने देख ली है वो जो है रिवीजन कर लें उस वीडियो से, या पढ़ लिया है इस टॉपिक को वो इससे रिवीजन कर लें। तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, और 3 का स्क्वायर आपको पता है 3 नहीं होता 9 होता है। तो ये दोनों जब ऐड हो गए तो हो जाएंगे 25। अच्छा, 25 का स्क्वायर रूट मैथ में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और मेरे पास ज़्यादातर बच्चे वही हैं जो कि मैथ पढ़ कर आए हैं फिजिक्स पर, तो 5 होता है, ठीक है। बेसिक है, अगर मैथ फिजिक्स सीखनी है तो मैथ तो सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला था थीटा निकालना है, तो फॉर थीटा के लिए काम करते हैं, फॉर थीटा। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर जब भी थीटा निकालना हो। अच्छा, इस वाले जो कॉन्सेप्ट को है ना, यानी जो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की मदद से रिजल्टेंट पता लगाना, इसे जो है वो एनालिटिकल मेथड कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एनालिटिकल मेथड कहलाता है। तो चलें, एफ एक्स और एफ एफ वाई और एफ एक्स, ठीक है। तो टेन थीटा को उधर ले जाइए, मतलब सिर्फ थीटा को ले जाइए। तो आपको पता है कि जब आप टेन को इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हैं तो वो इनवर्स में चला जाता है। इनवर्स से मुराद वो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव का साइन आ जाता है ऊपर पावर में, ठीक है। तो ये इनवर्स में आ गया। अच्छा अच्छा, टेन को जब आप पॉजिटिव में लेंगे तो वैल्यू अलग देगा, इनवर्स में लेंगे तो वैल्यू अलग देगा, ठीक है। एक जैसी वैल्यू नहीं आती है। अब बात यहाँ आएगी कि सर इनवर्स निकालते कैसे हैं, चलें वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू लिख देते हैं 3/4। तो 3/4 कितना होता है, 3/4 आपके पास होता है 0.75, ठीक है। अच्छा, देखें इनवर्स निकालने का तरीका सिखाता हूँ। इट इज़ अ कैलकुलेटर। अब आप बोलेंगे सर बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है साइंटिफिक, तो देखिए अभी तक इसका कंफर्म नहीं है कि अलाउ है या नहीं है, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ है उसके मुताबिक तो नहीं है, आगे होगा तो बता दूंगा। शिफ्ट दबा कर 10 दबाएं, इन्वर्स में चला जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्स लगा हुआ नजर भी आ रहा होगा। देखें ये डायरेक्ट लगेंगे तो इन्वर्स नहीं आ रहा, लेकिन शिफ्ट दबा के जब दबाएंगे इन्वर्स लगा हुआ नजर आएगा। तो डाल दीजिए वैल्यू जो निकाली है, तो 36 कह रहा है, ठीक है। तो 36 ही हमारा सही आंसर है। 36 और समथिंग कुछ आगे भी इसने हमें आंसर दिया था। तो 10 जब मैंने डाला तो मेरे पास आया, एक और बार आपको देखो मैं करके दिखाता हूँ। शिफ्ट दबा के 10 दबाया, कैलकुलेटर ही बंद हो गया। शिफ्ट दबा के 10 दबाया और यहाँ डाला मैंने 0.75, तो 36.87, ठीक है। तो पॉइंट के बाद के भी 2 नंबर लिखा करें, शो करने होते हैं। तो 36.86 आंसर है। तो पहला आंसर ये था, दूसरा आंसर ये था। तो स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, यानी जो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं ये टॉर्क से रिलेट करते हैं, ठीक है। हम टॉर्क को अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं और पहले ही टॉर्क को पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो जो सवाल दिया हुआ है वो सवाल करवाऊंगा और फिर उसका न्यूमेरिकल। तो पढ़ाने का यही सही तरीका होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर सवाल, फिर न्यूमेरिकल। ऐसा ना करें कि सारे न्यूमेरिकल एक साथ कर रहे हैं, सारे सवाल एक साथ कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें जो है ना अलग अलग वक्त पे करना ही सही रहता है फिजिक्स में। तो यहाँ पर हमने जो है अपना क्वेश्चन नंबर 5 का ए करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर ए है वो आपको पता है कि सवाल है, तो उसको जो है हम सवाल की तरह ही डील करेंगे। कि यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है हमें बताना है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो क्या होता है। तो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो ये बात हम पहले भी कर चुके थे स्टूडेंट के टॉर्क जो है उसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, यानी टॉर्क का दूसरा नाम क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर आपको तमाम चीजें लिख के दी हुई हैं टॉर्क के मुतालिक कि टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो F क्रॉस डी, यानी ये क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस से मुराद यहाँ पर जो है वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी ये जो टॉर्क है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर मिलकर एक नया वेक्टर बन जाता है, तो ये टॉर्क बनता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ लिखी हुई है इसकी। ये जो है यानी जो ये टॉर्क होता है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है फोर्स की, यानी जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना टॉर्क बढ़ेगा, और जितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे उतना भी टॉर्क जो है वो बढ़ेगा। तो टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलेरेशन पैदा होता है, और टॉर्क का यूनिट भी जो है हम पढ़ चुके थे, न्यूटन मीटर, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो आपने एज इट इज इस सवाल को अपने लिख लेना है कॉपी में, और समझा मैं ये पहले भी चुका हूँ। तो अगर आपने ये टॉपिक देखना हो तो टॉर्क लिखिएगा और मूवमेंट ऑफ फोर्स लिखिएगा, एमएफ इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलें अब इसका जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल में हमसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसका आसान होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा समझने में, आपको ज़्यादा इसमें जो है परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आसान न्यूमेरिकल होते हैं, हम ये बात जानते हैं। जो ये हमारे पास टॉर्क के न्यूमेरिकल हैं ये आसान होते हैं क्योंकि फार्मूला आसान है। तो मैं आपसे पहले ही एक बात कहूँगा कि आप फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा तमाम चीज़ों के, टॉर्क का जिसका भी फार्मूला इसमें लग रहा है याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पैनर। स्पैनर पढ़ चुके हैं ना कि वो जो पाना होता है उसे स्पैनर कहा जाता है, आपने देखा होगा अक्सर मैकेनिक्स जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर, यानी 0.3 मीटर का स्पैनर है, यानी लेंथ है, उसकी लेंथ बता रहे हैं। अच्छा, कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क, और वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। चलें गिवन डेटा लिखते हैं सबसे पहले। तो अब हमारा जो है वो क्वेश्चन बी शुरू हो गया है, पार्ट बी। ठीक है, तो गिवन डेटा लिखते हैं सबसे पहले, बीच में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देंगे था, तो ये आधा इधर लिख लेंगे आधा उधर लिख लेंगे सवाल। ठीक है, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो टॉर्क यानी जो हमें डी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, लेंथ है डी हमें पता है, तो 0.3 मीटर दी हुई है। अच्छा, यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि अगर मीटर आ रहा है तो डी होगा। अच्छा, अब ये जो दूसरी चीज दी हुई है ये क्या दी हुई है आपको, टॉर्क दिया हुआ है। ठीक है, टॉर्क दिया हुआ है, कैसे पता चल रहा है, यूनिट देखें न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, तो 300 न्यूटन मीटर। तो जितने भी एस्पेक्ट होते हैं एक सवाल में, जो जो चीजें दी हुई होती है मैं तमाम समझा देता हूँ। तो इसमें आपने दो चीजें पता करनी है। एक तो आपने ये पता करना है कि डिटरमिन द फोर्स अप्लाई ऑन इट, कि कितनी फोर्स लग रही है तो इतना टॉर्क पैदा हो रहा है, यानी कितनी फोर्स लग रही होगी कि हमारे पास 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा हुआ। ठीक है, पहले तो आपने फोर्स बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो टू फाइंड हमें क्या करना है, टू फाइंड। तो हमें टू फाइंड में सबसे पहले क्या करना है, एफ बताना है। ठीक है, अच्छा फिर दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में वो भी पढ़ देता हूँ। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पेनर इफ टॉर्क इज टू बी इंक्रीज टू 500 न्यूटन मीटर विद सेम अप्लाइड फोर्स। तो इसमें कहा जा रहा है कि यानी ये इसे टॉर्क 1 कह लीजिए, टॉर्क 2 भी दिया हुआ है। तो दूसरे पार्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर हम 500 न्यूटन मीटर का 500 न्यूटन मीटर की फोर्स लगाएं, यानी 500 न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क पैदा हो रहा है, तो उस वक्त जो है वो हमारे पास लेंथ क्या होगी। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये डी और ये जो है टॉर्क 1 ये डालकर फोर्स पता लगा लेनी है। अब दूसरे कंडीशन में फोर्स तो सेम रहेगी, टॉर्क चेंज हो जाएगा, टॉर्क ये हो जाएगा। तो जब ये टॉर्क होगा ये फोर्स होगी, तो लेंथ हमारे पास क्या होगी स्पैनर की वो बतानी है हमने। ठीक है, तो हमने जो है वो D2 को फाइंड करना है, तो इसे D1 का नाम दे दीजिए, और F जो है वो दोनों में सेम रहेगी। F सेम है इसीलिए F को F ही कह रहा हूँ, F1 F2 नहीं कह रहा। चलें सोल्यूशन करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं फॉर F। ठीक है, F पता करने के लिए हमें टॉर्क का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, FD। अच्छा, फॉर्मूला सेट कराने में कोई मसला नहीं है, अगर F दिया हुआ है, D टॉर्क दिया हुआ है, D पता लगाना है तो F को उधर ले जाएं। अगर D दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, F पता लगाना है तो D को उधर ले जाएं। तो D हो रहा है मल्टीप्लाई, टॉर्क के साथ नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड।
तो कितनी फोर्स आ रही है आपके पास, फोर्स यहाँ लिख लेते हैं हम। तो फोर्स आप टॉर्क कितना है आपके पास 300, सबसे पहले 300 डालेंगे हम फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ था उन्होंने 0.3, तो 300 को डिवाइड करा दीजिए 0.3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो जो है आपके पास फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो फोर्स आएगी आपके पास 1000 न्यूटन की, 1000 न्यूटन की आपके पास आ गई फोर्स। अच्छा, अब फोर्स यही है, लेकिन दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि टॉर्क बढ़ गया है, यही फोर्स है, टॉर्क बढ़ गया है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस के बढ़ने से भी टॉर्क में इजाफा हो जाता है, तो अब जो डिस्टेंस आएगा वो भी मजीद इजाफे वाला आएगा। तो अब आपने क्या पता करना है, फॉर d2, तो फोर्स यही है, फोर्स यही रहेगी दूसरी कंडीशन में, यानी जो पार्ट 2 दिया हुआ है आपको, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर, के स्पैनर की जो है वो क्या लेंथ होनी चाहिए कि हमारे पास जो टॉर्क है वो 500 न्यूटन मीटर तक बढ़ जाएगी। तो फोर्स यही रहेगी, टॉर्क ही हो जाएगा। आप तो फॉर्मूला लगा दीजिए। अब आपने डी पता करना है, ठीक है। तो डी इधर लिख दिया, एफ इधर लिख दिया, तो डी इधर लिख के एफ टॉर्क कितना दिया हुआ 500, ये आपके पास d2 आएगा, ठीक है। सो d2 से मेंशन कर देते हैं ताकि आपको पता रहे। तो ये d2 है, ये टॉर्क 2 है, इधर भी नंबरिंग कर दीजिए ताकि आपके लिए आसानी रहे डिफ्रेंशिएट करने में, ठीक है। तो चलें, इधर f कितना दिया हुआ 1000, तो कितना हो गया हमारे पास ये, अगर हम 500 को डिवाइड करा दें 1000 से, तो हमारे पास आएगा 0.5। तो आप देख सकते हैं कि लेंथ के बढ़ने से भी टॉर्क बढ़ जाता है, आपको यहाँ भी ये बात प्रूफ हो गई। यूनिट ज़रूर लिखिएगा, वरना आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसे काट दिया जाएगा, मतलब काट दिया जाएगा इस तरह से कि नंबर कम आएंगे, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा। ये नहीं कि 0 नंबर मिल जाए, यूनिट नहीं लिखा, लेकिन बस ये है कि 1-2 नंबर कटेंगे, क्योंकि यूनिट ज़रूरी लिखना होता है, क्योंकि यूनिट से हमें क्वांटिटी पहचानने में बहुत आसानी रहती है, ठीक है। तो टॉर्क वाला यहाँ पर हो गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो। तो सबसे पहले कहा जा रहा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, यानी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में डेफिनेशन बता दें या उसके बारे में लिखें। तो चलें, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये आपको कराता हूँ, उसके बाद आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6A, इसका जवाब देना है। तो कहा जा रहा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में लिखें कि वो क्या है। तो इसकी जो है सिंपल डेफिनेशन है, द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट द पॉइंट। तो हमें पता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है, यानी जितने भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दिए हुए उनका सम ले लीजिए, जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क दिए हुए उनका सम ले लीजिए, और दोनों बराबर आएंगे तो मोशन नहीं होगा। तो ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क ज़्यादा है तो हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क की तरफ मोशन होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कम है, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज़्यादा है तो जो हमारे पास दूसरी तरफ मोशन होगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ पहले। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा, यहाँ पर हमने सिर्फ सवालात करने हैं इसके। चलें, अब इसका जो है वो मेन चीज़ न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अब न्यूमेरिकल है, यानी 6B में हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर इज बैलेंस बाय 2 फोर्सेस, यानी एक मीटर रूल स्केल है, ठीक है, एक स्केल है, उसको सपोर्ट किया हुआ है उसके सेंटर से, ठीक है, यानी सेंटर से सपोर्ट कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है, इस तरह से सपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, तो पहली जो फोर्स दी हुई है वो आपके पास है F1 जो कि है 12 न्यूटन की, पहली फोर्स कितने की है 12 न्यूटन की। अच्छा, दूसरी जो फोर्स है आपके पास वो है 20 न्यूटन की। अच्छा, अब देखते हैं कंडीशन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ 20 न्यूटन फोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी 20 न्यूटन की जो फोर्स है ना वो इन्होंने रखी हुई है 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर के फासले पर, किस तरफ भी ले लें, इस तरफ ले लें या उस तरफ ले लें, इस तरफ ही ले लेते हैं, चलें 20 ये जो आपके पास 20 मीटर के बाद, यहाँ पर 3 मीटर के बाद जो है वो 3 मीटर के बाद जो है हमारे पास 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है, ये 3 मीटर के बाद। अच्छा, फिर उसके आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, इसके आगे उसमें कहा जा रहा है कि 12 न्यूटन की फोर्स कितने मीटर के बाद लग रही है ये आपने बताना है। अब वो कितने मीटर के बाद लग रही है ये एक्स हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमारे को जो है वो क्या, यहाँ पर हमारे को यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ चीज़ें गिवन दी हुई हैं, तो उस चीज़ों को जो है हम लिख लेंगे।
तो यहाँ पर हमने जो है ये बताना है कि 12 न्यूटन की फोर्स कितने मीटर के बाद लग रही है। ठीक है, तो हमें क्या दे दिया इन्होंने, D2 दे दिया हमें। D2 कितना दे दिया, 3 मीटर। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर। अच्छा, अब दूसरी जो कंडीशन है ना, दूसरी कंडीशन जो है वो दूसरे तरीके से होगी, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले हम पहली कंडीशन कर रहे हैं कि इफ 20 न्यूटन फोर्स इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, यानी 3 मीटर दूर लग रही है फ्रॉम पिवट पॉइंट, फाइंड द पिवट पॉइंट, वो होता है यहाँ जहाँ पर ये चीज सपोर्ट होती है ना, पिवट पॉइंट कहते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन की, 12 न्यूटन की फोर्स कितना दूर लग रही है फ्रॉम ऑन द अदर साइड्स ऑफ द पिवट पॉइंट, दूसरे साइड पिवट पॉइंट के, ये एक साइड हो गई, वो दूसरा साइड हो गई। तो टू फाइंड क्या करना है हमें, अच्छा गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा। अब देखते हैं फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है, D1। अच्छा, सोल्यूशन क्या है हमारे पास, सोल्यूशन है हमारे पास कि क्लॉकवाइज टॉर्क, आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्लॉकवाइज टॉर्क C से लिख देता हूँ क्लॉकवाइज और T से लिख देता हूँ टॉर्क, तो और वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होता है, A से एंटी, C से क्लॉकवाइज और T से टॉर्क। तो टॉर्क कैसे डिनोट होता है, ऐसे, ठीक है, एक तरह से जीम के लीजिए, जीम बनाते हैं। तो F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब इसे मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है डायग्राम की, डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी आपको मैंने, ताकि आप समझ सकें क्या बात बताई जा रही है। अच्छा भाई, F1 आपको पता है, पता करना है हमने D1, तो D1 को इधर ही रहने देते हैं, F2 D2 और ये F1 इसके नीचे ले जाते हैं। 20 D2 है 3 और डिवाइड हो रहा है यहाँ पर हमारे पास 12 से, ठीक है, F1 12 है ना, तो ये D1 आ जाएगा आपका। तो 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 60 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे 12 से तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 आया मेरे पास 5 मीटर। तो स्टूडेंट हमने जो है वो क्या कर लिया, पार्ट 1 तो कर लिया, पार्ट 2 में हमने क्या बताना है, पार्ट 2 में हमने बताना है कि अब फोर्स क्या होगी नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ द 20 न्यूटन फोर्स इज मूव टू 4 सेंटीमीटर, यानी जो 20 न्यूटन की फोर्स है वो 4 सेंटीमीटर मूव कर दी हमने फ्रॉम पिवट, देन फाइंड फोर्स। तो आपने अब फोर्स बतानी है, तो D1 अब यही रहेगा जो पता कर लिया है, ठीक है। तो अब हमने फोर्स पता करनी है कि अगर हमने जो है ये जो हमारे पास 12 न्यूटन की जो फोर्स है ये क्या बनेगी, नई फोर्स, यानी अब नई फोर्स हमने बतानी है, ठीक है, पुरानी फोर्स नहीं बतानी, अब नई फोर्स बतानी है। और D2 भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। D2 कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है अब 20 न्यूटन आगे मूव करा दिया है, तो D2 हमारे पास यहाँ चेंज हो जाएगा। पार्ट 2 करते हैं, यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ पार्ट 2 करते हैं। तो D1 तो ऊपर से जो पता किया वही रहेगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हमने एक फोर्स रिप्लेस की है, 12 न्यूटन की फोर्स हटा दी है, रिप्लेस की है, कोई और फोर्स लगा रहे हैं। तो उस फोर्स की वैल्यू क्या है, जब आपके पास D1 5 सेंटीमीटर हो और D2 जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये D1 जो है वो मीटर है, सिर्फ 5 मीटर है, तो ये तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो पहले से मीटर में ले आना पड़ेगा, 4 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो D2 हमारे पास आएगा 0.04, ठीक है, 0.04 आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है अपना फॉर्मूला लगाना है वही कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है हमारे पास, क्लॉकवाइज टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क 1 टॉर्क 2, तो F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है F1, तो F2 D2 और D1, चलें वैल्यूज पुट कर दीजिए, 20 और D2 आया 0.04 डिवाइडेड बाय हमारे पास D1 है 5, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 20 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा ना 0.04 से, तो मेरे पास आएगा, मेरे पास यहाँ देखते हैं क्या आता है, तो मेरे पास आ रहा है 0.8 और 5 से डिवाइड करा देना है, तो जो भी आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। चले 0.8 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास आया 0.16 न्यूटन। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये समझा दिया मैंने किस तरह से करना था, किस तरह से इसका आंसर आना था। चलें अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और फिर आगे मूव करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो आपके पास दोनों ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं करना, ठीक है। इसमें तो इसमें कहा जा रहा है कि डिफाइन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है कि अ बॉडी बिहेव्स एज इफ इट्स होल मास इज concentrated at one point call the center of mass or center of gravity even though earth attracts every part of it। तो यहाँ पर ये जो है डेफिनेशन है हमारे पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, जहाँ पर यानी बॉडी को जो है अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो जहाँ पर बॉडी का पूरा होल वेट डिपेंड करता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, और जहाँ पर बॉडी का पूरा मास डिपेंड करता है उसे सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। और ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर जब मिलते हैं जब जो है वो ग्रेविटी की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो हम कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में ले रहे हैं, इसलिए ये हमें कांस्टेंट मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास अब क्या है, अब आपने जो है वो हाउ विल यू डिटरमिन द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता कैसे करेंगे ये आपने बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास जो है वो चंद स्टेप हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पता करने के। अच्छा, रेगुलर शेप को पता करने के अलग स्टेप्स हैं और इर्रेगुलर शेप को पता करने के अलग स्टेप हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं, इसको भी लिखिएगा आप यूट्यूब पर जाके एमएफ इंग्लिश सेंटर और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या पहले सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, वीडियो मिलेगी, ठीक है, मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने उसमें पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, और यहाँ भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज इट्स मिड पॉइंट एज शो इन फिगर 14a। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी रेगुलर शेप है तो उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है ना वो सेंटर में होता है। अच्छा, किस तरह से आता है ये बताता हूँ। देखिए पहले आप सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगुलर में, थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ करते हैं। डायगोनल वो लाइन होती है जो कि एक एंगल से कट करे और दूसरे एंगल पे जाकर मिले, या दूसरे एंगल पे भी कट करें, ठीक है। तो और इधर से भी काट दें, डायगोनल ड्रॉ कर दें। तो ये जो बीच का पॉइंट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। तो इसी तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो क्या पता कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि हम पहले अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो ये सवाल जो है आप लिख लीजिएगा। अच्छा, आप इर्रेगुलर शेप पर आ जाते हैं, ये तो रेगुलर शेप थे ना। तो इर्रेगुलर शेप के जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पता करने के 4 स्टेप्स होते हैं। तो उन 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा कि कोई भी आपने जो है वो शीट ली, यानी पतली सी शीट ली जिसे जो है लेमिना कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ है। तो आप उसकी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना चाहते हैं, ठीक है, लेमिना। तो लेमिना का मतलब होता है कोई भी पतली सी शीट, ठीक है। तो आप उसकी सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना चाहते हैं, कैसे पता करेंगे। आप जो है उस चीज़ को लेंगे, यानी उस चीज़ को उठाएंगे, उसमें 3 होल बना देंगे, और फिर उसको जो है सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया, होल बना लिए, फिर उसको जो है वो अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से 3-4 स्टेप और फॉलो करेंगे तो आपका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पे बनेगी जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, तो वो पता लग जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छी तरह गाइड कर देता हूँ। अभी देखें ये जो है ना एक इर्रेगुलर शेप है। अब मैं आपसे पूछूँ कि ये कौन सी शेप है, आप नहीं बता सकते। आप कभी बोलोगे सर ये कोई मुल्क का नक्शा लग रहा है, बल्कि ये तो ठीक है। अगर मैं ये शेप बना दूं तो आप आसानी से बता दोगे। तो आप बोलोगे कि सर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो वाकई ये स्क्वायर है, चारों साइड्स बराबर हैं, लेकिन इस शेप का नहीं बता सकते, ये इर्रेगुलर है ना। तो इसमें कैसे बताओगे आप। तो इसमें आपने क्या करना होगा, 3 होल करने होंगे, ठीक है। पहले होल को जो है एक स्टैंड से लटका देना होगा, फिर जहाँ पर उसकी शेडो आ रही होगी, यानी फिर एक लाइन बांधकर, रस्सी बांधकर वो जो है हमें रस्सी बांधना होगा, और फिर इसको यूं करके जो है रस्सी लाइन खींच देनी होगी। फिर दूसरे पॉइंट को बांध दोगे, फिर लटका दोगे, फिर लाइन खींच देनी होगी, फिर तीसरे पॉइंट को भी ऐसे ही करोगे। तो फिर जब बीच में जो पॉइंट आएगा ना वो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये भी डिटेल में मैंने आपको पढ़कर समझाया था, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। चलें कपल वाला न्यूमेरिकल करते हैं और उसका जो है समझते हैं। तो अब जो है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8A कहा जा रहा है कि डिफाइन कपल एज अ पेयर ऑफ फोर्सेस टेंडिंग टू प्रोड्यूस टॉर्क। तो कपल आपको पता है क्या होता है कि जब 2 फोर्सेस लग रही हों अलग अलग पॉइंट पे, यानी मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना देता हूँ। एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, लेकिन दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड की हैं मगर अपोजिट डायरेक्शन में है और अलग अलग एंड पे लग रही हैं। तो उस सिचुएशन में कपल पैदा होता है, एक टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है जिसे कपल कहा जाता है। कपल का एक और नाम भी है मूवमेंट ऑफ कपल, जैसे कि मूवमेंट ऑफ जो है फोर्स पढ़ा था तो मूवमेंट ऑफ कपल भी इसका एक और नाम होता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा।
ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फ्रॉम अ कपल। तो दो फोर्सेस जो कि किसी भी बॉडी पर लग रही हों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बना के दिखाई थी, एक रॉड अगेन ड्रॉ कर देता हूँ कि एक रॉड यहाँ पर मैंने बनाई थी, सेम फोर्सेस थी, ये भी सेम फोर्स है 10 न्यूटन की, ये भी 10 न्यूटन की, लेकिन अलग अलग जगह पे लग रही हो और एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, यानी एंटी पैरेलल हो, तो ये कपल पैदा करती हैं। ठीक है, चलें अब इसका जो है हमें शायद छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, तो उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो सॉल्व होगा। तो कहा जा रहा है कि अ मैकेनिक यूज अ डबल आर्म स्पैनर, यानी डबल आर्म स्पैनर देखे ना आपने, जिसमें दो तरफ मुंह होते हैं, यानी एक तरफ से भी आप नट खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से भी नट खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इस तरह का स्पैनर। तो टू टर्न अ नट, यानी नट को जो है वो टर्न करने के लिए, घुमाने के लिए यूज़ कर रहा है वो। तो हमारे पास जो वो होता है स्पैनर यानी पाना, उसका यही काम होता है। तो ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ, तो वो यहाँ पर साथ साथ गिवन डेटा भी लिखते जाते हैं। ठीक है, गिवन डेटा, तो वो कितने न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है, सबसे पहले वो 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है। तो यहाँ पर नीचे और भी मैंने लिखवाया हुआ है टॉर्क की डेफिनेशन में, तो वो भी आप देखकर पूरा उतारिएगा। मैंने सिर्फ आप ऊपर ऊपर की चीज़ें बताई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ये तमाम चीज़ें पहले ही समझा चुका हूँ। तो आप कपल लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ न्यूमेरिकल करने हैं इस वीडियो में हमने, और सवाल जवाब के आंसर्स। तो एट ईच एंड ऑफ द स्पैनर एंड प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन मीटर। तो वो कह रहे हैं कि जो दोनों स्पैनर के मुंह हैं वो जो है 60 न्यूटन मीटर की टॉर्क पैदा कर रहे हैं। तो इसमें फिर आगे जो है हमें ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल, यानी जो स्पैनर है उसकी लेंथ कितनी है ये हमें बताना है। तो डी, अच्छा इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, कपल का आसान फॉर्मूला है, बिल्कुल टॉर्क जैसा ही फॉर्मूला है, और सिंबल भी टॉर्क जैसा ही आता है इसका, एफ क्रॉस डी। तो ये फॉर्मूला है। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने जो है वो मूवमेंट आर्म निकालना है। मूवमेंट आर्म का मतलब होता है कि वो कितना उसकी लेंथ है ये बतानी है। एफ को नीचे ले आके डिवाइड करा देंगे, ठीक है, ताकि डी निकल आए। और दोनों चीज़ें तो हमें वैसे भी पता ही हैं, टॉर्क हमें दिया हुआ 60 और एफ दिया हुआ हमें 50। तो इन दोनों को डिवाइड करके जो चीज़ बचेगी वो हमारे पास क्या होगी, मूवमेंट ऑफ द कपल, मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 50, तो 4 मीटर जो है हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या था, 4 मीटर। तो आप इसे जो है कंफर्म कर सकते हैं, खुद भी कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आया इसका आंसर हमारा। अच्छा, अब है हमारा आखिरी क्वेश्चन, बल्कि आखिरी क्वेश्चन से पहले इसका एक और पार्ट भी दिया हुआ इन्होंने, तो वो भी करते हैं। चलें इधर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वो भी कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि इफ ही वांट्स टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ, वो चाहता है कि हमारे पास जो टॉर्क है वो पैदा हो 80 न्यूटन का, 80 न्यूटन मीटर का, यानी जो मैकेनिक है वो चाहता है कि 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा हो, तो विद द सेम स्पैनर, उसी स्पैनर से। तो देन हाउ मच फोर्स ही शुड अप्लाई, तो उसे कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब वो चाह रहा है कि टॉर्क बढ़ जाए, लेकिन स्पैनर वही रहे, स्पैनर की लेंथ यही रहे, तो अब उसे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब वो कितनी फोर्स लगाएगा ये चीज़ चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें सेकेंड पार्ट में फोर्स पता करनी है। तो फॉर्मूला वही सेम है, सोल्यूशन यही लिख देता हूँ, फॉर्मूला वही सेम है और डेटा वहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अब फोर्स के लिए सेट कराना पड़ेगा फॉर्मूले को, क्योंकि हमें फोर्स पता करनी है। तो टॉर्क कितना है, 80 न्यूटन का टॉर्क पैदा करना चाह रहा है आपको, और स्पैनर वही सेम है जो था। चलें, तो अब इसका जो है वो पता कर लेते हैं। तो 80 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यानी अगर 80 को डिवाइड करें 4 से तो आपके पास 20 न्यूटन आएगा। तो उसे 20 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी फोर्स अब ज़्यादा लगानी पड़ेगी अगर वो चाहता है कि ज़्यादा उसके पास टॉर्क पैदा हो। ठीक है, न्यूटन मीटर। तो यूनिट हमने दोनों के लिख दिए। ये पहला आंसर था पहले पार्ट का, ये दूसरे पार्ट का, ये दूसरे पार्ट का आंसर था, ये पहले पार्ट का। ठीक है, चलें अब इक्विलिब्रियम का सवाल है, इस सवाल को करते हैं और फिर जो है अपने क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, यानी अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है हमारे पास वो है 9A। तो कहा जा रहा है कि स्टेट 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2 ऐसी कंडीशन बतानी है जो कि ज़रूरी है
बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, यानी दो कंडीशन जो पढ़ी थी ना हमने इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट में, तो वो आपने यहाँ पर बतानी है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और दो ही कंडीशन होती है बल्कि इक्विलिब्रियम की हमारे पास, ठीक है। तो हमने जो है वो दो कंडीशन बतानी है इक्विलिब्रियम की। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन बताएंगे, उसके बाद सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या आती है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप लिख लीजिएगा कि बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं F1 है, F2 है और F3 है, ठीक है। और यानी एंड जो है या फिर वो टोटल n नंबर तक फोर्सेस लग रही हैं, 1000 फोर्सेस पे क्यों नहीं लग रही हैं बॉडी पे, लेकिन जब हम सबका सम निकालें, जब हम तमाम फोर्सेस का सम निकालें तो ये जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये जो है इसमें हमें कहा जा रहा है। अच्छा, अब तमाम फोर्सेस को मैग्नीट्यूड में भी तोड़ सकते हैं इनके, यानी इनको इनके जो है वो कंपोनेंट में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया इनको कि F1 का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट निकाल लिया, फिर F2 का। तो वो तमाम चीज़ें आपको नीचे लिख के दी हुई हैं, ठीक है, मैथमेटिकली, यानी जो डेरिवेशन कराई हुई है उसमें लिख के दी हुई है, और ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि आपको इनके तमाम के जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो मैं आपको, यानी जो आंसर्स हैं इन सवालात के, वो प्रोवाइड कर दूंगा जो पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस वक्त मैंने समझा दिया था, अब इनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो देखिएगा इक्विलिब्रियम की, हमें इंग्लिश सेंटर लिख दीजिएगा। इक्विलिब्रियम लिखने के बाद यानी इस तरह से करना है कि आपने लिखना है EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम लिखकर आगे हमें इंग्लिश सेंटर लिख दीजिएगा यूट्यूब सर्च में जाके, ठीक है। ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और फिर इसके ऊपर पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, अगर कुछ समझना हो तो समझ लीजिएगा। अच्छा, तो पहली कंडीशन बताइए हमने, ये इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन भी बतानी है। तो सवाल आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नजर आ रहा होगा कि सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। तो सेकंड कंडीशन कहती है कि जितनी भी बॉडी पे टॉर्क लग रहे हैं ना, चाहे वो, देखिए मैं इसको खोल के लिख के दिखाता हूँ। समीशन टॉर्क का मतलब क्या होता है कि आपके पास है एक टॉर्क है, दूसरा टॉर्क है, तीसरा टॉर्क है, ठीक है, और n नंबर ऑफ टॉर्क है। तो इन सब का सम, जिसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है, 3 और टॉर्क n, ये n है, ठीक है। ये सब 0 होने चाहिए, और इस पूरी चीज़ को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ समीशन की फॉर्म में कि ये तमाम ऐड हो तो तमाम के तमाम 0 आने चाहिए, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी तमाम चीज़ें। अच्छा, अब ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना 9B का, तो ये जो है ना इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे को आपको जो है वो अलग से पूरी डिटेल में करवानी पड़ेगी। मतलब अगर मैंने इसका डायरेक्ट आंसर आपको कराया तो समझ नहीं आएगी बात। जैसे पीछे मैंने लॉन्ग न्यूमेरिकल्स करवाए ना, उसी तरह से ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग न्यूमेरिकल होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट है, तो ये मुझे जो है वो क्लियर कराने पड़ेंगे आपको। तो अगली वीडियो जो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसमें जो है ये न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको, ठीक है। तो बस ये एक न्यूमेरिकल अभी आप जो है वो रहने दें, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा, मेरे ख्याल से आधा घंटा भी लग सकता है अगर हमने किया तो। फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, वैसे ही वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपको जो है करवा दूंगा, और जो ग्रुप के बच्चे हैं, जो ग्रुप में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, तो मैं उनको जो है ये अलग से सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। तो वो ग्रुप में देख लेना, और जो भी पूछना हो तो फिर ग्रुप में भी पूछ लेना, तो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस न्यूमेरिकल को छोड़ दीजिए, 9B को ये मैं इंशाल्लाह आगे कराऊंगा आपको जाकर, ताकि फिर जो इसका जो जितना भी कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आए। वरना अगर मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करा दूंगा ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे पता नहीं सर ने क्या करा दिया है। तो इसका मुझे जो है तमाम जो है वो कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद इसका मैं आंसर आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। तो आई होप आखिर में वही कहूँगा कि बात आपको समझ में आई हो, उम्मीद करता हूँ। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो 500 मैंने इसकी फ़ीस रखी है, उसमें हम मुझसे सवालात और चीज़ें जो हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम बता देंगे वहाँ पर। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। एक बार तो ज़रूर चैनल को शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। और कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।